बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, अली मीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट, क्योंकि जो एहतजाज अब होने जा रहा है उस हवाले से एक मत अमली सामने आना शुरू हो गई है। हुकूमत की जानिब से रोकने की कोशिश की जाएगी, उन्होंने मीटिंग्स वगैरह भी की हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकने के लिए आमादा नहीं है। कल के दिन में जो कुछ भी पूरे पंजाब में हुआ वो अपनी मिसाल आप है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इतनी तगड़ी कभी भी नहीं थी जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट मिल गई पब्लिक की। और ये हादसाती तौर पे नहीं हुआ, इसमें तहरीक इंसाफ ने बड़ी मार खाई है। अपने मौक़िफ़ के ऊपर बड़े लंबे अरसे तक वो डट कर खड़े रहे हैं। उन्होंने बहुत दफ़ा डील को और पेशकश को ठुकराया है, तो वो अपने उसूलों पे खड़े हुए, इसलिए उनको इज़्ज़त मिल गई है। जब नवाज शरीफ साहब एक दौर में उसूलों पर खड़े होने की बात करते थे तो उन्हें भी इज़्ज़त मिलती थी, लेकिन मियाँ साहब ने हर दफ़ा डील कर ली, और हर मरतबा डील करने के बाद मियाँ साहब अब बदमज़ा होते हैं। वो ये कहते हैं लोग मेरे लिए क्यों नहीं निकलते। मियाँ साहब ने अपने मुंह से कह दिया कि भेड़ बकरियों की तरह इमरान खान के पीछे ना चलें, लोगों को ये कह दिया। तो लोग तो बाशऊर है मियाँ साहब। भेड़ बकरियाँ पता कौन थीं? भेड़ें और बकरियाँ वो थीं जिनको आप हाँक कर ले आए थे कौमी असम्बली में थोड़े दिन पहले, जो लोग मुसव्वदा पढ़े बगैर आईनी तरमीम पे वोट डालने जा रहे थे। भेड़ें और बकरियां तो ऐसी होती हैं कि जिन्हें ये पता ही नहीं है कि तरमीम क्या होने जा रही है, आईने पाकिस्तान में क्या तब्दीली हो रही है। बस उन्हें कह दिया गया, हाँक कर उन्हें पहुंचा दिया गया। बेचारे अपनी मर्जी से बाथरूम भी नहीं जा सकते। एक के घर में कोई बीमार है तो वो बीमार को देखने नहीं जा सकता। इतना सा भी ट्रस्ट उनके ऊपर नहीं किया जा रहा था। ये होती है भेड़ और बकरी। और मामला ये है कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि हमें तो पता ही कुछ नहीं था। तो मियाँ साहब, आप चाहते हैं कि इस तरह की आपको सारी भेड़ें और बकरियां मिले, तो पाकिस्तान की आवाम में अब आपको नहीं मिलेगा। और ख़ुद भी आपकी हालत ऐसी हो गई है कि आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, आपको हाँक कर वापस असम्बली की जानिब लाया जाता है, क्योंकि अब आपका एक वोट भी बहुत कीमती हो गया है। अगर आपका एक वोट भी बाहर चला जाता है, मियाँ साहब को ये कहा गया, मियाँ साहब अगर आप बाहर चले गए और आपका एक वोट ना पड़ा तो PMLN के अंदर बददिली फैल जाएगी, और PMLN ये कहेगी कि ये कैसी तरमीम है जिस पर नवाज शरीफ वोट नहीं डालना चाहता, तो हम फिर ऐसी तरमीम पे वोट क्यों डालें। तो वोट मजीद कम हो सकते हैं, बददिली फैलेगी, लिहाजा आप यहाँ पे रुकें, पहले ही वोट पूरे नहीं हो रहे। बहरहाल मियाँ साहब रुक तो गए। अब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, मैंने आपसे कहा था कि उनका जो पैगाम है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान ने कहा कि मैंने तारीख में काजी फायद ईसा जैसा मुतनाज़े और बदतरीन चीफ जस्टिस नहीं देखा। एक्सटेंशन माफिया गैंग ऑफ 3 का हिस्सा है। काजी ने अपनी ज़ाती मफाद और एक्सटेंशन के लिए आईने पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत और इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। काजी ने लंदन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया है और भरपूर कोशिश की है कि लंदन प्लान के मुताबिक तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर क्रश यानी तबाह हो जाए। नवाज शरीफ ने तमाम केसेस उनके माफ़ हों और मैं जेल में ही रहूँ। लंदन प्लान के मुताबिक काजी ने तहरीक इंसाफ को क्रश होने दिया और बिल्कुल इसी तरह खामोश रहा जैसे मगरबी ताकतें इसराइल को, अहले फ़लस्तीन को क्रश करने की खुली छूट देकर खुद खामोश हो जाती हैं। अपनी तरफ से तहरीक इंसाफ को मुकम्मल क्रश करने के लिए पहले सिकंदर सुल्तान राजा को इस्तेमाल किया गया और फिर काजी फायद ईसा ने अपना किरदार अदा किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इन दोनों की मिली भगत से पर्दा उठाया और सारी साजिश को बेनकाब कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी का हर इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुआ है। काजी और सिकंदर सुल्तान राजा ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि तहरीक इंसाफ को मैदान में रहने का मौका ही ना मिल सके। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर तहरीक इंसाफ से इसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। किसी भी सियासी जमात से अगर इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए तो इस जमात को कलादमी तस्वुर किया जा सकता है, क्योंकि इसके वोटर्स को अपना वोट कास्ट करने के लिए बैलेट पेपर पर निशान ही नहीं मिलता। कमिश्नर के इल्ज़ामात के मुताबिक पहले सिकंदर सुल्तान राजा ने अपनी बदनीयती जाहिर करते हुए हमसे इंतखाबी निशान छीना, और फिर काजी ने 12 जनवरी को सिकंदर सुल्तान राजा के फैसले को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए आखिरी कील ठोंका। जब तक उनको यकीन नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। 8 फरवरी के इलेक्शन के मौका पर उन्हें यह गुमान था कि अब तहरीक इंसाफ कभी भी जीत नहीं पाएगी, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर अपना इंतखाबी निशान ना होने की वजह से जमात मैदान में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन अवाम ने इनकी तमाम तर मनसूबाबंदी को नाकाम बना दिया और 8 फरवरी को एक इनकलाब आ गया। इस वक्त काजी 8 फरवरी के मैंडेट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुकम्मल डिटाई के साथ कभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुल्तान राजा की मर्जी से लगाने का फैसला देता है, कभी सारे कवायद व ज़वाबित को रद्द करके गैर कानूनी बेंच तश्कील देते हुए हॉर्स ट्रेडिंग चाहते हैं। लेकिन हम उसका रास्ता रोकेंगे, क्योंकि ये अवाम को गुलाम बनाने की साजिश है। अप्रैल 2022 में जब हमारी हुकूमत साजिश करके गिराई गई तो इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान दुनिया में मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका था, जो कि सरासर झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा था। हमारे दौर में पाकिस्तान में 2 इस्लामी कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिनमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शिरकत की। इस नौयत की कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में 17 साल के बाद मुनक्किद हुई। इन कॉन्फ्रेंसेस में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की।
अगर सऊदी वली अहद इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद बिन सलमान के हमारी हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतरीन ना होते तो इन कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद नामुमकिन था। ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा जनरल बाजवा ने फैलाया था। इमरान खान साहब ने कहा जी डू और डाई, निकलो पाकिस्तान के लिए, और सारे पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा कि ये अब सर्वाइवल का मामला है। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब हम पूरी तैयारी के साथ खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे, और वफाकी हुकूमत और इत्तेहादियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि ना तो हम तसादुम करना चाहते हैं ना किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे के चारों रीजन से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और दीगर पार्टी कायदीन ने अलग अलग उनसे मुलाकातें की, और 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के इंतजाम पर तैयारियों पर तफसीली तौर पर मुशावरत की गई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली को अमली शक्ल दी गई। अब एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर साहब आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी पहले हमारी कुछ मनसूबाबंदी नाकस थी, इसलिए हमें रस्ते में से वापसी का फैसला लेना पड़ा। कारकुनान और रहनुमाओं के पास मियारी मास्क नहीं थे, हिफाजती आलात नहीं थे, लेकिन इस बार मखसूस और तरबियत याफ्ता दस्तों समेत जो काफिले हैं वो पहले पहुंचेंगे, और जो मेन काफिला है वो उसके पीछे आएगा। पिछली मरतबा मशीनरी हमारी पीछे रह गई थी, हम आगे निकल गए थे, और मशीनरी को आगे लाना मुश्किल हो रहा था, लगातार शेलिंग थी, तो हम यानी एक तंजीम का फुकदान था थोड़ा सा, लेकिन लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ क्रॉस किया था उस सारे एरिया को, रुकावटों को। तो गंडापुर साहब कह रहे हैं जी इस दफ़ा हम प्रॉपर तैयारी के साथ आएंगे, पहले आगे मशीनरी को और काफिलों को भेजेंगे, उन लोगों को जिनको ये सारे रास्ते खोलने आते हैं, नौजवानों को, और उसके बाद पीछे जो मेन काफिला है वो जाएगा, उसकी क़यादत अली अमीन गंडापुर साहब खुद करेंगे। ये है जनाब सूरत हाल। इसमें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अवाम से पुरअमन एहतजाज के लिए अपील की है। उन्होंने कहा जी हमारा हक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड है कि जी वो पुरअमन एहतजाज करती है, लिहाजा पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, लेकिन पुलिस जब मारती है, तशद्दुद करती है, जुल्म करती है, तो फिर लोग मुकाबला करते हैं, तो हुकूमत को तशद्दुद से तो गुरेज करना चाहिए, ये तो उसूल है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत जो कर रही है वो भी सबके सामने है। एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, हुकूमत जो भी करती है ना, इनको उल्टा ही पड़ जाता है, ये जो गड़ा खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, हम पाकिस्तानी उनको वेलकम करते हैं, बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं वो, बड़ा नॉलेज है उनके पास। लेकिन मामला ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को जब लाया गया तो इस बात के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद उन्हें इस वक्त डाइवर्जन के लिए लाया जा रहा है। हुकूमत ये चाहती है कि तवज्जो डाइवर्ट हो, बजाय इसके कि लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आइनी तरमीम और इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। तवज्जो डाइवर्ट होनी चाहिए, कोई और इशूज हों जिनके ऊपर बातचीत की जाए। तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में नहीं दुनिया में बहुत मकबूल है डॉक्टर जाकिर नाइक, और पाकिस्तान में एक बड़ा मजहबी रुझान भी है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को पाकिस्तान लाया गया, दावत के ऊपर तशरीफ़ लाए हैं वो, और इन्हीं दिनों में आए हैं जब वो आइनी तरमीम वगैरह हो रही है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए, और उनका जो इंटरव्यू हुआ उसमें अलीना शिगरी साहिबा ने गालिबन सवाल किया निजी टीवी से, और उन्होंने ये सवाल किया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कि एहतजाज के हवाले से। तो उन्होंने जो एहतजाज पे स्टेटमेंट दे दिया, ये हुकूमत को और मुसीबत पड़ गई। हुकूमत को लगता था कि स्टेटमेंट उसी तरह के होंगे जैसे नॉर्मली ये लोग आते हैं, उनसे वो दिलवा देते हैं, तारीफ़ें करवा देते हैं। तो मुलाकातों की फ़ोटोज़ भी आ गई, उनके ट्विटर से ट्वीट भी करवा दिया, इसहाक डार से मिल लिए, शहबाज शरीफ से मिल लिए। मुझे हैरत हो रही है कि डॉक्टर साहब VPN लगा रहे हैं पाकिस्तान में, तो नहीं, मेरे ख्याल में उनका जो ट्विटर हैंडल है वो पाकिस्तान में नहीं होगा, वो उनकी टीम हैंडल करती होगी और वो पाकिस्तान से बाहर होंगे, लिहाजा वो बड़े आराम से वहाँ ट्वीट कर रहे होंगे, लेकिन उनका ट्वीट पाकिस्तान में शेयर हो रहा है। तो उन्हें अगर पता होता कि पाकिस्तान में VPN लगा के चलता है ट्विटर, तो फिर अगर वो यहाँ ले आते और ख़ुद इस्तेमाल करते तो उनको VPN लगा के पाकिस्तान से ट्वीट करने पड़ते, जैसे कि वज़ीर आज़म करते हैं, वफाकी वज़रा करते हैं, बाकी सारे लोग करते हैं, तो वो VPN लगा के उसको इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब से जब एहतजाज का पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये तो लोगों का हक है और पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ तो नहीं है। यानी ये सवाल जब आया तो ये हुकूमत तो ये एक्सपेक्ट कर रही होगी ना कि एहतजाज के ख़िलाफ़ वो बोल देंगे तो हमारा एक नैरेटिव बन जाएगा कि इंतशार फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं जी, बांग्लादेश में आप देख लें, वहाँ एक बड़ी ज़ालिम हुकूमत थी हसीना वाजिद की, वो एहतजाज हुआ बड़ा ज़बरदस्त और वो लोग कामयाब हो गए और बांग्लादेश उसके नतीजे में आगे बढ़ेगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो जुमले बोल दिए, हुकूमत की उम्मीदों के बरक्स काम हो गया। नॉर्मली यहाँ पे जो भी काम हो रहा है हुकूमत की उम्मीदों के बरक्स हो रहा है। इधर अली अमीन गंडापुर साहब ने आने का फैसला किया और इस्लामाबाद के अंदर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वर्कर जो हैं वो बड़े चार्ज हैं, एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे हैं, एक दूसरे को जाकर मिल रहे हैं,
बाज़ारों में, गलियों में लोग निकल रहे हैं, निकल कर एक दूसरे को दावत दे रहे हैं कि इमरान खान की कॉल पे डी चौक पे आपने निकलना है, 4 तारीख को सब पाकिस्तानियों को बाहर आना चाहिए। तो एक तरफ ये कॉल दी गई है, जुम्मे का दिन होगा और पूरे पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने कॉल दी है डी चौक इस्लामाबाद में। दूसरी जानिब जो अली नासर रिजवी हैं IG इस्लामाबाद, उन्होंने पुलिस के साथ और आला सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की है। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं आने देंगे और उन्होंने पूरा बंदोबस्त करने का फैसला किया है कि किसी सूरत किसी भी एहतजाज करने वाले को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में तो दाखिल नहीं होने देंगे, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर से जो लोग निकलेंगे उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को 3 लाख से ज़्यादा वोट सिर्फ इस्लामाबाद से पड़ गया है। अब जिस शहर के अंदर आपके पास 3 लाख से ज़्यादा वोटर मौजूद हैं, वो बाहर से तो लोगों को आने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर बाहर से लोग आएंगे तो वो तो इजाफी नफरी आएगी, इजाफी लोग आएंगे। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम पाकिस्तानी कैसे इस कॉल के ऊपर निकलते हैं, जहां पे नारा ये लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि आइन की सरबुलंदी के लिए हम निकले हुए हैं, ये आइन के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। बिलावल ने सहाफ़ियों से गो के मुलाकात की है और वो लगातार इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या आसरा दिया हुआ है बिलावल को आइनी तरमीम के हवाले से। वो बेचारे हर जगह पे जा जाके कह रहे हैं कि हर सूरत में आइनी तरमीम लानी है। जो डाटा उनको दिया गया वो गलत है। जो सहाफ़ी बिलावल से मिले उनमें एक दो से बात की तो वो कह रहे हैं जी कि बिलावल को तो बेसिक्स का भी नहीं पता। मैंने कहा जी क्या मतलब? उन्होंने कहा जी बिलावल जरदारी को इस आइनी तरमीम का बेसिक्स का भी नहीं पता। वो इसके किसी मामले को प्रॉपर तरीके से अगर पूछा जाए तो डिफेंड ही नहीं कर सकते। देखें जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं ना वो टेक्निकल हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, काफ़ी अरसे से मैं कोर्ट की चीज़ें रिपोर्ट कर रहा हूं आपके सामने, मुझे कोई समझ नहीं है। ये जो लोग कोर्ट के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं ना, ये बड़े टेक्निकल हैं, ये आइन को और कानून को समझते हैं। ये एक जज तो अपनी अदालत में ही होता है ना, तो ये हर जज की अदालत में होते हैं। वकीलों से ज़्यादा ये अदालतों के अंदर जाते हैं, इनके फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें होती हैं। तो कोर्ट रिपोर्टर जो है वो तकरीबन एक जज के लेवल का बंदा बन जाता है तजर्बे के साथ साथ। तो जब ये लोग बैठे हुए थे बिलावल के सामने, तो बिलावल का बड़ा सतही किस्म का नॉलेज था। जो 4 चीज़ें उनको पढ़ा दी गई थी वो उसी के बारे में बात कर रहे थे, और उनको बेसिक्स का भी नहीं पता था कि इसके असरात क्या होंगे, और उनको ये भी आइडिया नहीं है कि एक्चुअली वो करने क्या जा रहे हैं। और जो डाटा उनके पास है बिलावल के पास, वो भी कोई सही डाटा नहीं है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी कोई सूबाई सतह पर भी आइनी कोर्ट्स बनेगी, कोई फेडरल सतह पर भी एक आइनी अदालत बनेगी। अभी एक वफाकी वजीर ने मुलाकात की है, सदीक जान साहब ने यह खबर दी है। अब देखें ये प्रोपेगेंडा है, जानबूझकर फैलाया जा रहा है, या वफाकी वजीर ने सही खबर दी है। लेकिन 3 सहाफ़ियों से उन्होंने ये कहा कि एक तो 8 अक्टूबर को आइनी तरमीम आएगी, यानी उन्हें ये पता है कि कादी फ़ायद ईसा साहब 8 अक्टूबर से पहले पहले ये जो 63A का फैसला वो कर चुके होंगे। तो एक तो 8 अक्टूबर की तारीख वो दे रहे हैं कि आइनी तरमीम आएगी। दूसरा उन्होंने कहा जी कि कादी फ़ायद ईसा साहब आइनी अदालत के सरबराह होंगे, और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो हुकूमत को बहुत पसंद है, और हुकूमत को लगता है कि वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ये कहानी जनाब मार्केट में नहीं आई है। अब 3 रिपोर्टर्स को ये बात बताई गई, वहाँ से सदीक जान साहब को पता चली और उन्होंने इसको ट्वीट किया है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक मंसूर अली शाह साहब आज तक की तारीख में बड़े मजबूत हैं। कादी साहब की एक्सटेंशन के इम्कानात लगातार कम होते चले जा रहे हैं। अगर तो आइनी तरमीम हो गई तो फिर आप इस मुल्क में इंसानी हकूक़ को तो भूल जाएं। फिर आप भूल जाएं कि वकला की भी कोई इज्जत होगी इस अदालतों के अंदर। ये सारे मामलात अजीबोगरीब तरफ चल पड़ेंगे। और आइनी तरमीम में जो जो चीज़ें हैं उनको जैसे जैसे वकला पढ़ते हैं, सियासतदान पढ़ते हैं, सहाफ़ी पकड़ते हैं, तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि पाकिस्तान तो सरजमीन बेआइन बन जाएगा अगर ये वाली आइनी तरमीम हो गई तो। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके बारे में एक दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत सारी उम्मीदें बांध ली हैं, तो मैं आपको क्लियर करूं कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो किसी लड़ाई किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन चंद चीज़ें उनकी बड़ी क्लियर हैं। एक तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईमानदार आदमी है, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें अपने इदारे की इज्जत और एहतराम का बहुत एहसास है। वो अपने इदारे की स्पेस रीगेन करने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, वो हर सूरत इदारों के दरमियान जो तसादुम हो सकता है उस मुमकिना तसादुम से बचने की भी कोशिश करेंगे। किसी नई लड़ाई के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहें कि कादी फ़ायद ईसा साहब के मुकाबले में, तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो अभी सिचुएशन है उससे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो बहुत बड़े बड़े उम्मीदों के महल खड़े किए हुए हैं उस तरह तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इंसाफ होना शुरू हो जाएगा और हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब आ जाए पीटीएम वाले मामले पे। मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा। मैंने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से रब्ता किया, उनसे मैंने पूछा कि जी पीटीएम के ऊपर जो अटैक हुआ और
पुलिस ने जाकर किया और उनके खैमे जलाए, उनका ये क्लेम है, और उन लोगों के ऊपर डायरेक्टली शेलिंग की गई और वो लोग ज़ख्मी भी हुए, बेहोश भी हुए। तो ये क्या हो रहा है? वो तो एक पीटीएम का एक प्रोग्राम है। मुझे जो सोर्सेज हैं, मैं अभी नाम कोट नहीं करता, लेकिन डायरेक्टली आप ये समझ लें कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट मुझे बता रही है। उन्होंने कहा जी नंबर एक ये है कि हमने पुलिस को ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। तो मैंने कहा जी पुलिस ने खुद कैसे कर दिया? उन्होंने कहा जी हुआ ये है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत 2023 में ये इख्तियारात मजीद दे दिए गए थे फेडरल गवर्नमेंट को कि वो किसी भी सूबे की पुलिस को अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकती है सर्टन केसेस में। तो ये उन्होंने केस बनाया जनाब कि ये मामलात ये होने जा रहे हैं, लिहाजा इसको रोका जाए। तो वो पुलिस को यूटिलाइज कर रहे हैं उस कानून की मद में, नेशनल एक्शन प्लान की उस शिक की मद में वो पुलिस को उन्होंने यूज़ किया है। मैंने कहा जी आपका स्टांस क्या है? तो उन्होंने कहा जी कि अभी हम इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक छोटी चीज़ नहीं है। अली अमीन गंडापुर को देखना पड़ेगा ना। देखें, अली अमीन जो इल्ज़ामात पीटीएम के ऊपर लगाए हैं, इसी तरह के इल्ज़ामात के मुकदमे अली अमीन गंडापुर के ऊपर दर्ज हैं। अब कल को अगर फेडरल गवर्नमेंट पुलिस को कहती है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लें, तो उसी शिक के तहत वो गिरफ्तार कर लेंगे। तो सूबाई हुकूमत को ये देखना पड़ेगा कि उनकी डोमेन कहाँ तक है और फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन कहाँ तक है, और क्या कहीं कोई मुदाखलत तो नहीं हो रही। बहरहाल वो इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इसके बारे में हम बात करेंगे और इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम देंगे। दूसरा, मुझे बड़ा क्लियरली उन्होंने बताया कि हमारी मुलाकात हुई थी, ये पीटीएम का प्रोग्राम नहीं है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का ये प्रोग्राम नहीं है। हालांकि वो इसमें एक्टिव बहुत हैं, लेकिन वो अकेले एक्टिव नहीं है। ये है पश्तून कौमी जरगा, यानी PQJ। ये पश्तून कौमी जरगा है, और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है, ये बलूचिस्तान का भी है। बलूचिस्तान की जितनी पश्तून बेल्ट है, वहाँ से बहुत सारे सरदार, बहुत सारे मुशीरान, बहुत सारे जो एल्डर्स हैं वो आएंगे या अपने नुमाइंदों को भेजेंगे। इसी तरह जितनी कबायली बेल्ट है वो, और जितनी पश्तून बेल्ट है, वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में पश्तून आएंगे। 3 दिन तक वो डाटा शेयरिंग करेंगे, और उसके अंदर जो उनका प्लान था वो ये था कि वो डाटा इकट्ठा करेंगे, उस डाटा के हिसाब से वो देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, और फिर फाइनली वो एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और कोई उन्होंने हलफ भी लेना था कुरान पाक पे, और उसके बाद वो एक नई मूवमेंट शुरू करेंगे। अब इसको पहले से ही शायद प्रीएम्प्ट किया गया कि यहाँ से कुछ नेगेटिविटी ऐसी निकलेगी जिससे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कोई महाज खुल जाएगा। और उसके बाद आपने देखा जैसी स्ट्राइक उस जगह पे हुई है, अब वो रिटेलिएट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब दोबारा कोई आएगा तो हम जवाब देंगे, जैसा कोई हमारे साथ सलूक करेगा हम वैसा ही करेंगे। बहुत बड़ी तादाद में नौजवान भी वहाँ पे पहुँच गए हैं। खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई हादसा भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। अब इसमें जो जरगा है ना, इसके बारे में एक चीज़ मुझे मेरे 2-3 सोर्सेज ने बताई KP से, गवर्नमेंट के जिस बंदे से बात हो रही थी उसने भी यही कहा। उन्होंने कहा जी हमारी तो जंगों का फैसला जो है वो भी जरगे में हो जाता है, जंगों का फैसला भी जरगे में हो जाता है। लिहाजा जरगा तो हमारा एक ऐसा जरिया है जहां पे वो चीज़ें जिन पे क्लैश होने का खतरा होता है हम जरगे में बैठ के हल कर लेते हैं। बहुत सारे कबायलियों की लड़ाई होती है, वो जरगों में हल हो जाती है। लिहाजा हम जरगा इसलिए बुला रहे थे कि पुरअमन तरीके से बैठ के हम इस्तेहकाम की तरफ जाएं, लेकिन इस जरगे को रोकना जो है वो हमें समझ नहीं आ रहा। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी जानिब से जो खैबर पख्तूनख्वा में मेरी सोर्सेज से बातचीत हुई है। अब नाज़रीन 2 चीज़ें जाते जाते बताऊँ। एक तो चूरन बेचा जा रहा है कि महंगाई कम हो गई है। आप सारे लोग मुझे इस कमेंट के अंदर करके आप मुझे बताएं, इसी प्रोग्राम के नीचे, वीलॉग के नीचे, कि क्या वाकई में महंगाई कम हो गई है? आपने अपने घर के अंदर आने वाली चीज़ों में या उनकी कीमतों में कोई कमी देखी है? फिर मैं आपको बताऊंगा महंगाई कम हुई है या नहीं हुई है, या ये आदाद शुमार का कोई एक अजीबोगरीब खेल आपके साथ खेला जा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की ज़हनी हालत देखें कि वो इमरान खान की तस्वीर शेयर करके इसराइल को जुगते लगा रहा है कि जी आयरन डूम की जगह ये आयरन ड्रम, और पता नहीं आप ये पहन लें तो इससे सीख लें। तो ये क्या चल रहा है? ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की फ़ौज इस तरह का वज़ीर दिफा डिज़र्व करती है। ये पाकिस्तान की फ़ौज को भी सोचना चाहिए कि उनका वज़ीर दिफा कैसा है, और ये हुकूमत फ़ौज को क्या समझती है कि इस तरह का जोकर या इस तरह की जुगते मारने वाला बंदा जो है वो, उनको मैं अपने अल्फाज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मादरत चाहता हूँ, लेकिन देखिए ये काम तो उन्होंने ऐसा ही किया है ना। एक जुगते मारी है उन्होंने, वो और जुगते ही मार रहे हैं लगातार वो। तो क्या हमारी मिलिट्री जो है दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में से एक, वो डिज़र्व करती है ऐसा वज़ीर दिफा? पता नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।